आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर उदाहरण संख्या 3.4 देखते हैं। कह रहा है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। मतलब कोई बहुमंजिला इमारत है, उसकी सबसे ऊपरी छत से कोई गेंद ऊपर की ओर फेंक दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर ऊपर। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है अगर पृथ्वी से उसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो 25 मीटर है। तो कई चीजें पूछ रहा है। ए में पूछ रहा है गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तथा बी में पूछ रहा है गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है वाई अक्ष को चित्र 3.13 में दिखाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इस प्रकार चुनते हैं कि अक्ष का शून्य बिंदु धरती पर हो। जो अक्ष का शून्य बिंदु है वो धरती पर हो, इसको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ 0 माना है और 25 मीटर ये बहुमंजिला इमारत आपकी ऊंची है तो 25 मीटर हो गया ऊंचाई। और यहाँ से गेंद को फेंका जा रहा है तो ये किसी बिंदु बी तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस लौट करके पृथ्वी में गिरेगी। अब पृथ्वी में गिरेगी तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लग रहा है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये देखिए फिगर में बनाया है कि 25 मीटर ऊंची हमारी इमारत है, इसके ए पॉइंट से वस्तु फेंकी जा रही है तो पहले बी पॉइंट तक जाएगी ऊपर की ओर, फिर धीरे धीरे इसका वेग कम होते होते बी पॉइंट पर 0 हो जाएगा और फिर 0 होकर के फिर ए पॉइंट तक उतना ही वेग प्राप्त करेगी जिस वेग से ए पर फेंकी गई है, ऐसे ऊपर की ओर। लौटते समय जब ए पर आ जाएगी तो फिर उतना ही वेग प्राप्त कर लेगी और फिर नीचे वेग बढ़ते बढ़ते यहाँ सी पॉइंट पर टकरा जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरी ऊंचाई को 0 से जहाँ तक गेंद जाती है इसको y माना है। और यहाँ पर देखिए लिखा नहीं गया है लेकिन ये ऊंचाई y0 होगी ए से बी तक, क्योंकि इसने इस ऊंचाई को इस पूरी ऊंचाई में घटाया है y माइनस y0, ये ऊंचाई आ गई। गलत हमने लिख दिया। ये इतनी ऊंचाई y0 होगी, ये y0। तभी ये पूरे में से y घटा दिया है तो इतनी y माइनस y0 आ गई, ये इतनी। इसने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ y माइनस y0 बता दिया है। तो ये ऊंचाई हमारी y0 होगी और ये पूरी y दे दिया है, तभी घटाने पर इतनी जो है ये इतनी y माइनस y0 आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो y अक्ष को चित्र 3.13 में दिखाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इस प्रकार चुनते हैं कि अक्ष का शून्य धरती पर हो। तो देखिए अक्ष का शून्य, इसको इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अक्ष का शून्य जो है ये धरती पर है, y अक्ष का, ये y लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि वस्तु जब फेंकी जा रही है ऊपर की ओर तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकी जा रही है ऊपर की ओर। तो इसने ये एक्सिस बनाया है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ऊपर धनात्मक लिया है, नीचे ऋणात्मक लिया है। तो देखिए चूंकि ऊपर की ओर फेंकी गई है गेंद, इसलिए
प्रारंभिक वेग v0 को प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। तो चूंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है, नीचे को निगेटिव माना है, तो इसीलिए जो प्रारंभिक वेग है, चूंकि वस्तु ऊपर को फेंकी जा रही है, इसलिए v0 प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, वो गुरुत्वीय त्वरण चूंकि पृथ्वी की ओर लगता है, चूंकि पृथ्वी किसी वस्तु को, उसका नाम ही है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसलिए ए को हमने, या गुरुत्वीय त्वरण जी को -10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर -g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चूंकि वस्तु जब नीचे से ऊपर पहुंचेगी सबसे अंतिम बिंदु पर यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचने में पहले उसका वेग 0 होगा, फिर नीचे पृथ्वी की ओर गिरेगी, इसलिए v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है तो समीकरण क्या होगा। अब देखिए पृथ्वी से ऊंचाई ले रहा है, कह रहा है यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है, तो ये फेंका गया बिंदु है इससे y ऊंचाई तक, ये नीचे से पूरी y लिया है, इसको ध्यान देना है। तो यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है तो समीकरण, अब देखिए यहाँ पर v दिया है और a दिया है, तो हम ऐसा समीकरण लगाएंगे जिसमें v भी हो, a भी हो और y वाला ऊंचाई भी हो, h ऊंचाई को ही y लिखा गया है। तो देखिए समीकरण लगा रहे हैं, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2a h, ऊंचाई h होती है जो समीकरण ऊपर दिया गया है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी ऊंचाई को चूंकि वस्तु यहाँ पर हमने बताया था यहाँ से लिया जा रहा है, तो ये ऊंचाई इतनी ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये ऊंचाई इतनी ही होगी, ये ऊंचाई ये पूरी y है, और इतने को हमने बताया है, इतने को ये y0 ले लेंगे, तो ये पूरा y है, ये y0 है, तो इतना कितना होगा, इस पूरे में y0 घटा दें तो y माइनस y0 लिख दिया। इसको y0 नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा समीकरण, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2a y माइनस y0 से हमें निम्नलिखित परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा, v देखिए 0 है तो 0 रख दिया, v0 जो प्रारंभिक है वो प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्लस 2a हमारा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और y माइनस y0 हमको निकालना है, तो y माइनस y0 सॉल्व करने पर आ गया 20 मीटर, यानी 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद जाएगी। कहाँ से, a बिंदु से b बिंदु की दूरी 20 मीटर है। अब देखिए b खंड में कह रहा है, इस खंड का उत्तर हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस खंड का उत्तर हम दो विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों विधियों को ध्यानपूर्वक समझें। तो देखिए प्रथम विधि क्या है, कह रहा है इसमें हम गेंद के मार्ग को दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले देख लें बी में पूछ क्या रहा है, तो बी खंड में पूछ रहा है कि गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। पहले में पूछा था गेंद कितना ऊपर जाएगी, तो 20 मीटर ऊपर गई, अभी हमने निकाला है 20 मीटर। और अब पूछ रहा है गेंद धरती पर टकराने से पहले कितना समय लेगी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसको कह रहा है दो विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली विधि बता रहा है, इसमें हम गेंद के मार्ग को दो भागों में विभाजित करते हैं, ऊपर की ओर गति a से b तक तथा नीचे की ओर गति b से c तक। तो a से b तक फिर b से नीचे c तक, दो भागों में पूरे भाग को पथ को डिवाइड करेंगे। अब देखिए
ऊपर की ओर ए से बी तक तथा नीचे की ओर बी से सी तक तथा संगत समय t1 में t2 निकालते हैं। संगत समय मतलब यहाँ ए से बी तक जाने में t1 समय लेगा और बी से सी तक में t2 हमने माना है, इसको समझते रहना। तो क्योंकि बी पर वेग 0 है इसलिए अब देखिए हम ऐसा समीकरण लगाएंगे जिसमें t भी आए, a भी आए और v भी आए। तो v बराबर v0 प्लस a इंटू टी। तो v पर सबसे उच्च बिंदु पर वेग 0 हुआ, फिर नीचे गिरना शुरू हुई, तो v पर 0 लिख दिया बराबर v0 प्रारंभिक वेग तब 20 है और a हमारा -10 था और t1 हो गया। तो t1 आ गया 2s मतलब 2 सेकेंड। t1 आ गया मतलब a से b तक वस्तु को जाने में 2 सेकेंड लगा। अब आगे देखते हैं। इस समय में गेंद बिंदु a से b पर पहुंचती है। आप देखिए यही समय b से फिर a तक पहुंचने में लगेगा। जब a से b तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा है तो यहां से फिर a तक पहुंचने में 2 ही सेकंड लगेगा, इसको ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि इस समय में गेंद बिंदु a से b पर पहुंचती है। b अर्थात अधिकतम ऊंचाई से गेंद गुरुत्व जनित त्वरण से मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है। अब देखिए जब से सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गई यहाँ पर B पर, अब यहाँ से मुक्त रूप से, क्योंकि यहाँ पर वेग 0 हो गया। अब जैसे कोई चीज ऊपर से छोड़ दी जाए तो उस तरीके से अब ये जमीन में जाके टकराएगी। तो क्योंकि गेंद y की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश चलती है इसलिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके हम t2 का मान निकाल सकते हैं या निकाल लेते हैं। तो देखिए अब चूंकि ये गेंद इधर को फेंकी गई है और चल अब इधर को रही है, यहाँ पर वेग 0 हो गया, अब यहाँ नीचे की ओर गिर रही है और फेंकी इधर को गई है, तो हम नीचे की ओर सब चीज हम ऋणात्मक लेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि अब हमारा समीकरण इस प्रकार होगा। तो अब वो समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले आप गति के समीकरण समझिए। v बराबर v0 प्लस at, s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2a। अगर ऊंचाई है तो h और दूरी है तो यस लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे समीकरण है। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए कि ये वस्तु जो है हमारी यहाँ से पहले यहाँ तक गई और इसको हमने y0 बताया था, क्योंकि घटाने पे y माइनस y0 लिखा है। पूरा y है, ये y0 है, तभी y माइनस y0, ये y0 नहीं है, ये पूरा जमीन से लेके y0 है, तब ये y माइनस y0 आया है। तो अब इसको समझते हैं। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए जो समीकरण लिखा गया है y बराबर y0 प्लस v0 प्लस हाफ at स्क्वायर, वो ये समीकरण है। ये इतना तो यही है ना, और ये यस हमने हाइट लिया है। अगर वो ऊपर गेंद फेंकी जाती है तो यही यच होगा ऊंचाई, तो यच को ही उसने y लिखा है। तो y बराबर अब y0 क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये जो मकान की ऊंचाई है इसको y0 लिया गया है, तो इतना पहले से ही जोड़ दे रहा है, क्योंकि ये तो पहले से ही है, फेंका तो यहाँ से जा रहा है, तो पूरी ऊंचाई y प्लस y0 है। एक तरह से नहीं, y प्लस y माइनस y0, या पूरी कह दें y है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर देखिए पूरे के लिए लिखा है y बराबर y0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में काफ़ी त्रुटि दी गई है। यहाँ पर y0 45 मीटर कह रहा है, जबकि y 45 मीटर होगा।
क्यों? क्योंकि 25 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अभी हमने ए से बी तक 20 मीटर निकाला है, तो पूरा y 45 मीटर होगा। यहाँ पर देखिए y0 25 मीटर दिया है, यहाँ पे y0 45 मीटर कह रहा है, तो कुछ यहाँ पर हमें संशय लग रहा है। या फिर इसने इस तरह से सॉल्व किया है, इसको हम बता दे रहे हैं कि इसने जब यहाँ पर बॉल आई, यहाँ पर 0 हो गया वस्तु का वेग, तो अब इसने इसी को प्रारंभिक दूरी मान लिया है। तो पृथ्वी से यहाँ तक प्रारंभिक दूरी हमारी हो जाएगी, ये 25 मीटर ये हो गई और 20 मीटर ये अभी हमने ऊपर निकाला है, ये देखिए y माइनस y0 ये 20 मीटर। तो ये पूरा जोड़ के 25 और 20 बराबर 45 हो जाएगा, 45 मीटर। तो अब यहाँ से नीचे की ओर वस्तु गिर रही है, तो यहाँ पर अब y0 मान लिया है कि ऊपर से नीचे तक की दूरी y0 है। अब इसको प्रारंभिक मान लिया है दूरी को, और अंतिम तक जब पहुँच जाएगी पृथ्वी पर वस्तु तो y बराबर हमारा 0 हो जाएगी, फिर ऊंचाई बचेगी नहीं जब पृथ्वी में वस्तु पहुँच गई। तो y0 बराबर 45 हो गया, 45 मीटर, और y बराबर 0 हो जाएगा जब पृथ्वी पर वस्तु पहुंच जाएगी। इस तरीके से इसने कैलकुलेट किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए y0 बराबर 45 लिया गया, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी को प्रारंभिक दूरी मान लिया है। तो y0 45 मान लिया, और जब पृथ्वी पर वस्तु पहुँच जाएगी तो उसको y माना है। तो पृथ्वी जब पहुंच जाएगी तो वहां से ऊपर कुछ ऊंचाई बचेगी नहीं, तो इसलिए y बराबर 0 मान लिया है। और v0 हमारा प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ पर जब वस्तु है तो वेग 0 होगा, और गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव में लेंगे कि क्योंकि वो पृथ्वी की ओर है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें रखेंगे जब, तो y हमारा 0 हो गया बराबर y0 हमारा 45 हो गया, प्लस v0t हमारा v0 क्योंकि 0 है तो पूरा हट जाएगा, ये हाफ AT स्क्वायर बचेगा। तो हाफ ए हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और T2 हमारा निकालना है, तो T2 सॉल्व करने पर 3 सेकेंड आ जाएगा। इसलिए धरती पर टकराने से पहले गेंद द्वारा लिया गया कुल समय T1 प्लस T2, पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, फिर यहाँ से पृथ्वी तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा था, अब यहाँ से नीचे तक जाने में 3 सेकंड निकाला, तो T1 प्लस T2 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मेथड में अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए इस मेथड का उपयोग न करके हम दूसरे मेथड का उपयोग करेंगे, क्योंकि ज़रा सा ध्यान न देने पर त्रुटियाँ हो सकती हैं। अब देखिए दूसरी विधि देखते हैं। तो कह रहा मूल बिंदु के सापेक्ष गेंद के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के निर्देशांकों को निम्नलिखित समीकरण में उपयोग करके हम गेंद द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कर सकते हैं। तो y बराबर y0 प्लस v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए y जब गेंद यहाँ थी तो इसको प्रारंभिक मान रहे हैं, तो इसको हम प्रारंभिक मान रहे हैं, तो यानी y0 मान रहे हैं। तो y0 यहाँ से ऊंचाई पृथ्वी से जब गेंद यहाँ पर है, तो ये देखिए y0 मान रहा है, जो हमने पहले आपको बताया था कि ये हमारी y0 मानी गई है, तभी ये y माइनस y0 है, क्योंकि पूरी y है। तो अब ये y जब पृथ्वी पर वस्तु गिर जाएगी जाके यहाँ से यहाँ, तो y हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऊंचाई बचेगी नहीं। अब y0 जब यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ से ऊंचाई 25 मीटर है, तो y0 25 मान लिया। v0 जब फेंकी गई है तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है, और त्वरण ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए गेंद की ऊपर के वेग को अगर धनात्मक लेंगे तो ये ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो ये a बराबर -10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की जगह 0 रख दिया, y0 25 हो गया, प्लस v0 20 है इंटू t प्लस हाफ, ये हमारा -10 है t स्क्वायर,
इसको पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे t बराबर 5 सेकेंड आ जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसके 2 भाग बनाने पड़ेंगे आपको, ताकि कोष्ठक के अंदर इधर भी उतना ही बचे जितना इधर बचे, तब ये सॉल्व हो पाएगा। ध्यान दीजिए कि दूसरी विधि पहली से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमें गति के पथ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वस्तु स्थिर त्वरण से गतिमान है। तो ये हमको ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें गति जो हो रही है वस्तु की, उसके पथ की चिंता नहीं करना, क्योंकि वस्तु एक स्थिर त्वरण से गतिमान है। अब यहाँ पर एक चीज हमें यह ध्यान देना है कि फार्मूला तो हमारा h बराबर v0 प्लस हाफ AT² होता है। ये इतना ही फार्मूला हमारा होता है। फिर ये y0 क्यों जुड़ गया? ये y को h मान लीजिए और इसको h0 मान लीजिए, इस तरह लिख लिए। तो y0 क्यों जुड़ गया? इसलिए जुड़ गया क्योंकि y0 ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति ऊपर गेंद को फेंक रहा है, तो ये तो पहले से एक्स्ट्रा ही है, इसलिए इसको जोड़ दिया गया। इसको ध्यान देना। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगले उदाहरण में कह रहा है कि मुक्त पतन यानी स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसको हमें समझाना है, और जो वायु उसके ऊपर जाने का विरोध कर रही है, यानी उसको नीचे को ढकेल रही है, क्योंकि वायु है तो प्रतिरोध करेगी। जैसे पानी में आप दौड़ें तो पानी में उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना पानी के बाहर दौड़ पाएंगे, क्योंकि पानी आपके दौड़ने का विरोध करेगा, आपको पीछे को ले जाएगा। तो इसी तरह वायु भी उसको आगे बढ़ने में रोकेगी, उसे रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वायु के प्रतिरोध को आप नगण्य मान सकते हैं। तो इसको देखते हैं। यदि धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर से कोई वस्तु छोड़ दी जाए तो वो पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण त्वरित होती है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर से अगर कोई वस्तु छोड़ दी जाए नीचे की ओर, मान लीजिए छत पे चढ़ के नीचे की ओर गेंद को छोड़ दें, तो अपने आप वो स्पीड से नीचे पृथ्वी पर टकराती है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो वही कह रहा है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण त्वरित होती है। गुरुत्व जनित त्वरण को हम g से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु पर वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य माने तो हम कहेंगे कि वस्तु का पतन मुक्त रूप से हो रहा है। अगर पृथ्वी पर हवा ना होती तो हम ये कह सकते थे कि वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, यानी उसका पतन मुक्त रूप से हो रहा है। यदि गिरती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है तो हम g के मान को स्थिर अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या से ऊंचाई बहुत कम होगी, तो उसको हम उस समय हम गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, जिसको सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देता है। इस प्रकार मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण है। तो ये जो मुक्त पतन है ये एक समान त्वरण का एक उदाहरण है, क्योंकि वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता जाता है तो त्वरण भी समान रूप से बढ़ेगा। हम यह मानेंगे कि वस्तु की गति -y दिशा में है, क्योंकि ऊपर की दिशा को हम धनात्मक मानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक में लेते हैं। तो यह ध्यान देना है कि ऊपर की दिशा को हम ऋणात्मक मानेंगे, नहीं, ऊपर की दिशा को हम धनात्मक मानेंगे और नीचे की दिशा को हम ऋणात्मक में लेते हैं। इसको ध्यान देना है। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए a बराबर ऋणात्मक ले लिया गया, यानी -g बराबर -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। वस्तु को y बराबर 0 स्थिति में विराम अवस्था से गिराते हैं
तो y बराबर 0 स्थिति है, यानी विराम अवस्था से गिराते हैं, यानी जहाँ से गिरा रहे हैं वहाँ पर ऊंचाई उसने 0 माना है। इसलिए v0 बराबर 0, चूँकि विराम अवस्था से गिरा रहे हैं तो प्रारंभ में वस्तु विराम में है, इसलिए प्रारंभिक वेग 0 है। और वस्तु के लिए गति संबंधित 3.11 a में दिए गए समीकरण निम्न प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो समीकरण इस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, चूंकि पहला समीकरण हमारा होता है v बराबर v0 प्लस at, लेकिन चूंकि मुक्त पतन है, नीचे की ओर गिर रही है, नीचे को ऋणात्मक लेंगे तो माइनस gt हो गया, और प्रारंभिक वेग 0 था तो 0 लिख दिया गया। तो समय t हो गया तो ये आ गया, g का मान -9.8 रखेंगे तो ये आ गया -9.8 t मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर ऊंचाई की बात करें तो y बराबर v0 प्लस हाफ GT² होता है, ऊपर तीनों लिख देते हैं फिर से, v बराबर v0 प्लस at, h बराबर v0t प्लस हाफ at², और v² बराबर v0² प्लस 2ah, इसी h को वो y मान रहा है। तो इसको ध्यान देना है। तो y बराबर यहाँ पर देखिए v0t है, तो चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव साइन आ गया, हाफ GT² बराबर माइनस हाफ हो जाएगा 9.8 का तो 4.9 आ जाएगा t²। अब इसमें देखते हैं तो v² बराबर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो गया, g हमने निगेटिव लिया है तो निगेटिव साइन आ गया, 2a की जगह g लिख दिया, और h को y माना गया है ऊंचाई को, तो h की जगह y हो गया, तो -2gy हो गया बराबर -2। अब 9.8 g की जगह रखेंगे तो -19.6 आएगा, y की जगह y रहेगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि ये वेग का स्क्वायर है। ये समीकरण वस्तु के वेग और उसके द्वारा चली गई दूरी को समय के फलन के रूप में तथा दूरी के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। ये समीकरण जो बताए गए, समय के सापेक्ष त्वरण, वेग तथा दूरी के परिवर्तन को चित्र 3.14 बी तथा सी में दिखलाया गया। तो इनको अब हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु की गति a, समय के अनुरूप वस्तु के त्वरण में परिवर्तन। समय के अनुरूप देखिए त्वरण को इस दिशा में बताया गया है, समय को इस दिशा में। अब चूंकि त्वरण ऋणात्मक है इसलिए देखिए -10 में लिखा गया, यहाँ पर ऊपर धनात्मक लिखा गया है, नीचे ऋणात्मक, तो ये -10 से थोड़ा कम है तो थोड़ा सा रेखा ऊपर खींची गई है, -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा गया है। अब चूंकि त्वरण एक समान है इसलिए समय के साथ देखिए समय वाली अक्ष के साथ ये रेखा समांतर में है, मतलब समय के साथ जो त्वरण है वो एक समान रूप से बढ़ रहा है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी उतनी दूरी है, यहाँ भी, मतलब एक समान त्वरण है एक तरह से, तो इसलिए सीधी रेखा खींची गई है। अब बी वाले में देखते हैं, ये वेग के साथ समय का ग्राफ है, इसको देखते हैं। समय के अनुरूप वस्तु के वेग में परिवर्तन, समय के अनुरूप वस्तु के वेग में परिवर्तन। तो समय देखिए, समय पहले वेग 0 था और एक समान त्वरण है, तो इसका मतलब वस्तु में एक समान रूप से वेग में बढ़ोतरी हो रही है। तो चूंकि एक समान रूप से बढ़ोतरी हो रही है इसलिए इधर भी उतनी दूरी है, इधर भी उतनी दूरी है। अगर इधर 45 डिग्री का कोण होगा तो इधर भी 45 डिग्री का ही कोण होगा, दोनों तरफ समान रहेंगे। तो इसलिए बीचों बीच से इसने सीधी रेखा खींची है, क्योंकि एक समान वेग है, और चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो वेग निगेटिव है, इसलिए देखिए निगेटिव वाले साइन की तरफ ये रेखा खींची गई, तो इसको ध्यान देना।
निगेटिव वाली रेखा की तरफ लाइन खींची गई है, निगेटिव वाले अक्ष मतलब खंड की तरफ। आगे देखते हैं, कह रहा है समय के अनुरूप वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अब समय के अनुरूप अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखा जाए तो ग्राफ इस तरीके से होगा, वक्र होगा एक तरह से, क्योंकि इसमें त्वरण है। तो त्वरण है तो पहले वस्तु जहां पर थी उससे स्क्वायर में, जैसे h बराबर v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो h यही दूरी का है या विस्थापन, इसी को हम y कह सकते हैं। तो y, अब ये v0 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। अब ये स्थिर अगर ले लिया जाए, चूंकि एक समान त्वरण है तो स्थिर है, तो y के साथ t स्क्वायर का संबंध है। तो चूंकि ये y के साथ t स्क्वायर का संबंध है, इसका मतलब स्थिति समय में स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। अगर मतलब ये कहने का है कि अगर ये 2 है तो ये इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर इधर होगा तो 16। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, इसीलिए कर्व इधर को मुड़ता जा रहा है। क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसीलिए ये घुमाव इधर को आता जा रहा है y की तरफ। क्योंकि ये ज़्यादा, अब 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो मुड़ता चला जा रहा है इधर की ओर। तो इसको ध्यान देना है कि ग्राफ कैसे बनाना है। अगर ये समीकरण जो हमने बताए हैं तीनों गति के, इनको ध्यान में रखेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। तो ये समीकरण हमको ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारा ये उदाहरण 3.6 है, इसको अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।